नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को राम राम। तो हमारे थर्ड ग्रेड के लिए क्लासेस चल रही थी और उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है ऊष्मा या हीट। ऊष्मा या हीट पढ़ते हैं आज के क्लास में। तो पहला है ताप। देखो ताप क्या होता है। ताप वह मान जिससे किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का मापन किया जाता है। ताप क्या होता है? वह मान जिससे किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का मापन किया जाता है उसको बोलते हैं ताप। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप होता है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का रूप होता है ऊष्मा। क्या होती है? जब दो असमान तापमान की वस्तुओं को पास लाने पर, देखो जब दो असमान तापमान की वस्तुओं को पास लाते हैं तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। असमान तापमान की जो वस्तुएं हैं उनको पास में लाने पर अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ऊष्मा क्या है? अदिश राशि होती है ऊष्मा। मात्रक होता है कैलोरी या जूल। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, ये पता होना चाहिए। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कैलोरी क्या है? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु जो आवश्यक ऊष्मा होती है, कितना? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसमें जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो 1 कैलोरी कहेंगे। और 1 किलो कैलोरी यानी कि 1 kg जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। कितना जल लेंगे? 1 kg। वहाँ पे लिया 1 ग्राम। कैलोरी में 1 ग्राम जल लेंगे, यहाँ पे 1 kg जल लेंगे। तो 1 kg जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको 1 किलो कैलोरी बोलेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होती है? 1 ग्राम जल का तापमान, यहाँ पे भी 1 ग्राम ही है लेकिन जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 यानी कि 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ाते हैं, वहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 14.5 से 15.5 डिग्री जब बढ़ाते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। BTU ये क्या होता है? 1 पाउंड, यहाँ पे 1 पाउंड जल के तापमान को जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने हेतु जो आवश्यक ऊष्मा होती है, 1 BTU क्या होता है? 1 पाउंड जल लेते हैं और तापमान को कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको 1 BTU भी बोलते हैं। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक। तापमान के मापन हेतु थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान का जब मापन करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है किसका? थर्मामीटर का। अब थर्मामीटर या तापमापी इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? देखो, पहली होती है सामान्य तापमापी या पारा तापमापी। इसमें क्या होता है कि पारे का प्रयोग किया जाता है। जो मरकरी होता है ना, पारा, उसका यूज़ किया जाता है क्योंकि पारा ऊष्मा पा करके क्या होता है? प्रसारित होता है। ये क्या होता है? ऊष्मा जब इसको दे दी जाती है तो वो क्या है? ऊष्मा पा करके प्रसारित होता है। और ये जो तापमापी होती है जो डॉक्टर यूज़ करता है ना, पारा तापमापी, हम ये तो हमने देखी है। तो इसका जो रेंज होता है, परास जो होती है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसकी जो रेंज होती है ये तो पता होना चाहिए। -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब बात करते हैं अल्कोहल तापमापी की। तो अल्कोहल जो तापमापी होती है, कम तापमान के मापन क्या होती है? कम तापमान के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कम तापमान कितना? -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका यूज़ किया जाता है। अल्कोहल तापमापी मेनली एथिल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज होती है 114 डिग्री सेंटीग्रेड, लगे ढगे, मतलब लगभग। गैस तापमापी अधिक तापमान, जो अल्कोहल तापमापी कम तापमान, कितना कम? -200। और गैस तापमापी अधिक
तापमान के मापन हेतु यूज़ में ली जाती है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हाइड्रोजन गैस यूज़ में लेते हैं और 1500 तक क्या लेते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज़ में लेते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। जो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये इस सिद्धांत पर काम करती है कि ताप बढ़ाने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप को बढ़ाएंगे तो उसके साथ में चालक का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है चालक का, वो भी बढ़ेगा। इस सिद्धांत पर ये प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्रतिरोध इसमें भी आ रहा है ना, तो प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पे। तो प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होती है सिद्धांत पर कार्य करती है। -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान मापन हेतु प्रयोग में ली जाती है, यानी कि प्लस माइनस कम भी लेते हैं, इसमें ज़्यादा भी लेते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापने हेतु यूज़ में ली जाती है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। वर्तमान में प्रयोग में लिए जाने वाले जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, उसमें प्रतिरोध तापमापी पर ही आधारित होते हैं। ठीक, ये होते हैं प्रतिरोध तापमापी पर आधारित होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। ये क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, अत्यधिक तापमान, जो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक तापमान होता है उसको मापने हेतु यूज़ में लिया जाता है पायरो यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान, पायरोमीटर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की घात 4, ये सिद्धांत पर कार्य करता है। पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की घात 4 के, अर्थात कोई पिंड गर्म होने पर विकिरणों का उत्सर्जन करता है। जब कोई पिंड गर्म होता है तो विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और तो ये विकिरण उस पिंड के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो यह जो विकिरण होती है वो उस पिंड का तापमान टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ये सिद्धांत पर काम करता है पायरोमीटर। इसमें न्यूनतम तापमान होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें न्यूनतम जो तापमान होता है पायरोमीटर का या पूर्ण विकिरण तापमापी का, वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तापमान के पैमाने पढ़ते हैं, तो पहला होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, इन तीनों को देखेंगे, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, तापमान के पैमाने, पहला होता है सेल्सियस। हम सेल्सियस बोलेंगे किसको, देखो सेल्सियस होता क्या है, जल के हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट तथा क्वथनांक या भाप बिंदु बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाए और उसके मध्य का जो भाग है वो 100 बराबर भागों में बांटा जाए। कितना भाग हैं 100, और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रत्येक भाग जो होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। इसको बोलते हैं सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, जल के हिमांक बिंदु, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा भाप बिंदु कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके अलावा भाप बिंदु बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करें, और उसके मध्य भाग को 180, वहाँ पे 100 भाग थे, यहाँ पे 180 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग जो होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। ऐसे ही केल्विन है, केल्विन जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन, और जल का भाप बिंदु लेते हैं 373 केल्विन। हिमांक लेते हैं कितना 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन, और मध्य भाग को विभाजित 100 भागों के बराबर होता है। तो इसमें तो प्रत्येक भाग जो होगा वो केल्विन होगा। केल्विन डिग्री में नहीं आता कभी भी, ठीक है, केल्विन ओनली केल्विन के लिखा जाता है, डिग्री नहीं लगाया जाता। संबंध क्या होता है तीनों के बीच में, C/100 बराबर होता है F-32/180 बराबर होता है K-273/100। ये दोनों 100 होते हैं, सेल्सियस और केल्विन। बीच में है फ़ारेनहाइट, F-32 क्या है
32 क्या है, यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, ऊपर आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और नीचे आते हैं भाग, ठीक है। ऊपर क्या आएंगे, उसका संकेत जैसे सी, और इसमें भाग कितने हैं 100, और फ़ारेनहाइट में भाग कितने हैं 80, और केल्विन में कितने होते हैं, केल्विन में भी 100 होते हैं। तो नीचे आएंगे इसके भाग और ऊपर आएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 फ़ारेनहाइट में, और इसमें आएगा 273 हिमांक बिंदु 273, ठीक है। तो ये होता है संबंध C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 293 केल्विन, देखो इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएंगे। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना वो किस तरह से आएंगे, जैसे 293 केल्विन है, 293 केल्विन है, उसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो केल्विन, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है ना, तो फ़ारेनहाइट F-32/180 बराबर लेंगे केल्विन वाला भाग जिसको चेंज करना है K-273/100। अब K 293 दे रखा है तो यहाँ पे 293 रख देंगे, और इसके अलावा इसको सॉल्व कर लेंगे तो F का मान आ जाएगा यहाँ पे से 68। अब एक बिंदु का तापमान, क्या बोल रहे हैं, एक बिंदु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो जाता है, तो एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो जाता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा। देखो एक वस्तु का जो तापमान है, दूसरा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है कि एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, परिवर्तित हो जाता है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा, तो 100 डिग्री, देखो भाग लेते हैं, ये है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में कितने भाग होते हैं 100, यानी कि 100 भाग, और फ़ारेनहाइट जिसमें परिवर्तन हो रहा है फ़ारेनहाइट, उसमें 180 भाग होते हैं, तो 180/100, और 20 डिग्री का हमें लेना है तो इंटू कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आजकल पूछे जाते हैं। देखो ताप परिवर्तित जो सारणी होती है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो इसमें क्या है, हिमांक बिंदु तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 और 373 केल्विन, और पैमाने पर कुल भागों की संख्या होती है 100, 180 और 100, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे जो भाग है ना वो लिए जाते हैं, जैसे 100 है, किसका है, डिग्री सेंटीग्रेड का, परिवर्तित हो रहा है फ़ारेनहाइट में, 180 ले लिया, ऐसे। अब बात कर लेते हैं हम ऊष्मीय प्रसार की। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, सभी पदार्थ ऊष्मा पा करके प्रसारित होते हैं, व उनके आयतन में वृद्धि होती है। जब ऊष्मा पा करके कोई पदार्थ है वो प्रसारित होता है, प्रसारना यानी कि फैलना होता है, तो इसका मतलब उसके आयतन में वृद्धि होती है। जैसे कि रेल की इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनके मध्य में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए छोड़ी जाती है क्योंकि प्रसार होता है हर वस्तु का। खंभों के मध्य लगे तारों को ढीला छोड़ा जाता है, ये भी इसका उदाहरण है। पानी का असंगत व्यवहार होता है, परंतु देखो ये एक्सेप्शन केस है। पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी होता है उस पर क्या है, घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। देखो D बराबर होता है m/v, यानी कि ये ज़्यादा होगा, वॉल्यूम जब क्या है कम है तो घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। तो घनत्व ज़्यादा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, आयतन कम होता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते हैं तो इसका घनत्व अधिकतम हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी होता है उसका घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है। और जब आगे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो घनत्व कम होता है, घनत्व धीरे धीरे क्या है, कम होता जाता है और आयतन बढ़ता जाता है। तो ये पानी का असंगत व्यवहार है। जैसे घनत्व और ताप में देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या है, ठीक ठाक है,
लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम है, उसके बाद कंटिन्यूसली घट रहा है। ठीक है। जल की सतह पर बर्फ जम जाती है लेकिन गहराई में बर्फ नहीं जमती, इसी कारण जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। देखो, जल की जो सतह होती है, जलीय जीव सुरक्षित कैसे रहते हैं, इसी ये पानी का संगत व्यवहार होता है ना, उसकी वजह से। कैसे कि भाई जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, देखो पानी की जो सतह होती है उस पर बर्फ़ जम जाती है नॉर्मली, लेकिन इसकी गहराई में क्या है, गहराई में बर्फ़ नहीं जमती। क्यों? क्योंकि इसी गहराई में इसकी बर्फ़ नहीं जमती है। ठीक है, वह बर्फ़ नहीं जमती तो जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊष्मा का संचरण। देखो, ऊष्मा का संचरण 3 विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है चालन, माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग किए बिना, यानी कि माध्यम के जो अणु होते हैं वो अपने स्थान का परित्याग नहीं करते हैं, परित्याग किए बिना कंपन द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। किसके द्वारा? कंपन के द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। जैसे ठोस पदार्थों में चालन होता है, ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें चालन विधि पाई जाती है। संवहन क्या होता है? माध्यम के अणु अपने स्थान परित्याग करके, देखो अपना स्थान जो होता है ना उसको परित्याग करके ऊष्मा का संचरण करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन। माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग करते हैं, यानी कि जैसे पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म होता है, नीचे ठंडा होता है, और फिर नीचे वाला पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे आता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि पानी गर्म होता है। तो द्रव गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण इसका एग्जाम्पल है, और छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये इसी का संवहन का उदाहरण है। ठीक है। चालन में तो क्या होता है कि परित्याग नहीं करता है, माध्यम के अणु अपने स्थान का परित्याग नहीं करते हैं, इसमें अपने स्थान का परित्याग कर देते हैं, यानी कि अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। विकिरण क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो नीड ऑफ मीडियम। प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा हम तक, सूर्य की प्रकाश हम तक पहुंच रहा है ना, तो वो मीडियम है? कुछ नहीं है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के लिए। ऊष्मा उत्सर्जन डिपेंड्स करता है, किस पर निर्भर करता है? वस्तु के तापमान पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो वस्तु के तापमान, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। जैसे काली व खुरदरी जो वस्तुएं होती हैं उनमें ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक करती हैं। जो काली और खुरदरी जो वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक करती हैं। श्वेत व चिकनी वस्तुएं जो होती हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन कम करती हैं। इसीलिए चाय के कप जो होते हैं वो हल्के रंग के व चिकने होते हैं। चाय के कप हल्के रंग के और चिकने क्यों होते हैं? क्योंकि श्वेत व चिकनी वस्तुएं ऊष्मा उत्सर्जन कम करती है, जैसे कि कप क्या है वो गर्म जल्दी से नहीं होता है। ठीक है। ऊष्मा अवशोषण, ऊष्मा उत्सर्जन हो गया, ऊष्मा अवशोषण। काली व खुरदरी वस्तुएं ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती हैं। देखो किरचॉफ ने देखो काली और खुरदरी जो वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा को अधिक अवशोषित भी करती हैं। देखो उत्सर्जन भी हो रहा था, काली व खुरदरी वस्तुएं ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक करती हैं और अवशोषण भी अधिक करती हैं। ठीक है। कृष्णपिंड क्या होता है? वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाली समस्त विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। जैसे काजल लगाते हैं ना आँखों में, तो वो क्या करता है कि उस पर जो गिरने वाली समस्त विकिरण होती हैं उनको क्या है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है उनका। किरचॉफ का नियम कहता है कि जो अच्छे उत्सर्जक हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। जैसे काली और खुरदरी वस्तुएं अभी हमने पढ़ी, दोनों के एग्जाम्पल, अच्छे उत्सर्जक बराबर अच्छे अवशोषक। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? न्यूटन का शीतलन का नियम। देखो न्यूटन ने एक नियम दिया था, वो क्या दिया था? शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम, dH/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T - Ts के। ठीक है। dH/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T - Ts के, यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय की दर उस वस्तु के तापमान तथा माध्यम के तापमान के अंतर के
समानुपाती होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय की दर उस वस्तु के तापमान व माध्यम के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। डीएच क्या है? ऊष्मा क्षय की दर, और टी क्या है? वस्तु का तापमान, और टीएस क्या है? माध्यम का तापमान। ये वस्तु का तापमान, ये माध्यम का तापमान। देखो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई 80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने में जो समय ले रहा है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 यानी कि 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है किसी का तापमान, और 60 से 50 डिग्री हो रहा है, यानी कि 10-10 का ही डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जो लगा समय होगा इसमें सबसे कम समय किस में लगा होगा? तो 80 वाले में, 80 से 70 वाले में सब कम समय लगता है, यानी कि जो ज़्यादा तापमान होता है ना मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम तापमान होता है उसमें क्या है? कम समय लगता है। उन दोनों का मैक्सिमम तापमान का जो डिफरेंस होता है वो कम समय लगता है। ठीक है, जैसे इसी का उदाहरण है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो दूध वगैरह लेते हैं, तो दूध वगैरह में अगर हमें कुछ काम करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी जैसे कोई गर्म दूध है, गर्म दूध में अगर हम चीनी डाल देते हैं हल्की सी, तो वो क्या होगा? उसका जो तापमान है वो क्या है? कम हो जाएगा। जैसे 80 डिग्री नहीं हो तो तापमान उसका मैक्सिमम था, लेकिन हमने क्या एकदम से उसका कम कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, फिर वो धीरे धीरे होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी होगी। अब बात कर लेते हैं हम ऊष्मा ही तो बढ़ रहे थे, तो ऊष्मा दो प्रकार की होती है। ऊष्मा एक तो विशिष्ट ऊष्मा, एक गुप्त ऊष्मा। देखो विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान, किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा ऐसे डिनोट करते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम द्रव्यमान, कितना? 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने हेतु जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एस बराबर होता है Q अपॉन एम डेल टी, यानी कि Q मस्त, Q मस्त। ठीक है, Q आवश्यक ऊष्मा है, Q क्या है? ऊष्मा है। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, और डेल टी क्या है? ताप में परिवर्तन। Q मस्त क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। मात्रक होता है कैलोरी। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक होता है। अदिश राशि होती है ऊष्मा, ऊष्मा तो अदिश ही है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, 1 कैलोरी के बराबर होती है। जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 कैलोरी के बराबर होती है, अधिकतम होती है। विशिष्ट ऊष्मा देखो पारे की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है मिट्टी की। इसीलिए तो रेत जो होती है वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं गुप्त ऊष्मा की। निश्चित ताप पर पदार्थ की मात्रा की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा। निश्चित ताप पर देखो, एक निश्चित ताप पर पदार्थ की मात्रा की अवस्था परिवर्तन। देखो पदार्थ की मात्रा की क्या है? निश्चित ताप पर पदार्थ की मात्रा की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। L लेटेंट हीट, L बराबर होता है Q अपॉन M, Q मांगीलाल ml, Q ml ऐसे पढ़ लो। Q बराबर आवश्यक ऊष्मा, M बराबर पदार्थ का द्रव्यमान। Q बराबर आवश्यक ऊष्मा होती है और M होता है पदार्थ का द्रव्यमान। उसमें भी वस्तु का द्रव्यमान था या पदार्थ का द्रव्यमान। अब देखो गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होती है वाष्पन की। गलन की यानी कि गलने में, पिघलने में, यानी कि आइस वाटर में पिघल रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका भी तापमान 0 है और इसका भी तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी भी 0 डिग्री और आइस भी 0 डिग्री, लेकिन इसको परिवर्तन होने में कितनी गुप्त ऊष्मा लगेगी? आइस से वाटर में कन्वर्ट होने में गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 80 होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है क्या? गलन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए, आइस से वाटर के कन्वर्जन के लिए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वाटर से
भाप बन रहा है, पानी से भाप बनने में 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा चाहिए। इस पानी भी 100 डिग्री का है और वाष्प भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की है, यानी कि टेम्परेचर निश्चित ताप है जिस पे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, यानी कि ये पिघल रहा है ना, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये वाष्प बन रहा है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। जो ये टॉपिक था वो हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।